હાલો હાલો ચેક હાલો.
गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए प्लीज। तो नैनोटेक पढ़ रहे थे, थोड़ा साउंड बढ़ाना। और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि अगर सिमिलर और रेप्लिकेटर होगा तो फिर आर्थिक या जो इकोनॉमी है उसमें चेंज आएगी और एक नई तरीके की इकोनॉमी का जन्म होगा। तो हमने मुद्दे सारे पढ़ लिए, जिसमें 3-4 मुद्दे इंपॉर्टेंट थे। पहला हेल्थ से रिलेटेड, दूसरा इन्वायरमेंट के साथ साथ हमने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी देखे, और उसमें एक और था सोशियो एथिकल, यानी कि सोसाइटी के हर एक भाग को नैनो तकनीक का लाभ मिले, इसको हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, किसी भी जीएस के पार्ट का, जाहिर सी बात है, आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो सिविल सेवा की तैयारी करके आप भारत देश को चलाना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो फिर भारत में उस तकनीक के विकास की स्थिति और आगे की योजना का पता होना ही चाहिए, यानी कि इसके बिना मेंस के आंसर पूरे नहीं होते हैं। हमें सब कुछ भारत के संदर्भ में ही देखना है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो फिर उस टॉपिक में इंडिया का क्या पोजीशन है, उसको लेकर क्या योजना है, आगे क्या चीजें चल रही हैं, उसको जरूर ध्यान में रखना है। बल्कि हम बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक का मतलब समझते हैं आप तो सीधा पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई नैनो तकनीक की बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ी, फिर एप्लीकेशन पढ़ा, मुद्दे पढ़े, फिर भारत की स्थिति पढ़ी। नहीं, एक टीचर या कोई बोर्ड या कोई भी कमीशन जब कोई सिलेबस प्लान करता है या कोई मुद्दा लिखता है, उसका मतलब होता है कि भारत में ये काम चल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पीछे की तरफ ले जाके बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करना है कि नहीं। तो ये इंडिकेशन बनता है कि इंडिया में जो कुछ भी नया शुरू होगा उस कॉन्टेक्स्ट में हम पीछे जाएंगे। जैसे कल की न्यूज आई कि भाई जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का जीनोम इंडिया डेटा रिलीज हो गया, तो ये ऐसा थोड़े ना है कि पहली बार आया है। हो सकता है आपके तैयारी के दौरान ये न्यूज पहली बार आपको दिखा। न्यूज तो 10 साल से आ रहा है। भारत ने बहुत सारे काम किए, और जब भारत ने बहुत सारे काम किए तो हमने शुरुआत कहां से की? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, जीनोमिक्स की पहली परियोजना, फिर दूसरी परियोजना, फिर तीसरी परियोजना, फिर भारत की स्थिति। अल्टीमेटली तो पहुंचना भारत की स्थिति पे ही है, लेकिन हम पीछे की सारी बातों को पढ़ते हैं ताकि हमारी एक समग्रता में एक कॉन्सेप्ट बन पाए। तो अब अगर हम नैनो तकनीक के विकास की बात भारत में करेंगे तो बात समझ में आएगी आपको कि करना क्यों है। क्योंकि इसके बड़े लाभ हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़े लाभ हैं, और अगली जो चिकित्सा क्रांति होगी वो नैनो तकनीक से ही होगा। अगली जो हम अपने सामान्य जीवन में जो क्रांति से गुजरेंगे पदार्थ विज्ञान के, वो नैनो तकनीकी होगा। उससे गुजरना हम शुरू कर चुके हैं, है ना। तो भारत में इसको लेकर कार्य शुरू हुआ। आपको बहुत कुछ लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी प्रिंटेड आपको राइटअप मिल जाएगी क्लास सप्लीमेंट के फॉर्म में। तो हमारे देश में बहुत पुराना तो नहीं है ये, 2001 में हमने इसकी शुरुआत की थी। 2001 से पहले नैनो तकनीक को हम किसी अलग मुद्दे के फॉर्म में या अलग मिशन के रूप में नहीं पढ़ते थे। चल रहा था, नैनो तकनीक पे काम चल रही थी, लेकिन वो पदार्थ विज्ञान के किसी संदर्भ में रिसर्च लेवल पे काम हो रहा था। देश में विकास के स्तर पे पहला जो एक कॉन्क्रीट स्टेप लिया, एक बड़ा जो हमने कदम उठाया, वो था 2001 में, जब हमने शुरुआत की एनएसटीआई की। जितनी बातें मैं लिखूंगा बोर्ड पे आप सब लिखेंगे, एनएसटीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। तो नाम से यह स्पष्ट है कि इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, शुरुआत। तो 2001 में उस समय पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, तो 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे। तो उसी 5 ईयर प्लान में 2001 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, डीएसटी ने शुरुआत की किसकी? एनएसटीआई की। एनएसटीआई का मतलब कि नैनो विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हमें शुरुआत करनी थी, और अगले 5 साल में हमें 2 काम करने थे। एक तो था अवसंरचना विकास, जिससे मूल अनुसंधान को बढ़ावा मिले, और उस मूल अनुसंधान से हमें क्या मिलेगा? प्रशिक्षित मानव संसाधन, यानी कि वैज्ञानिक, रिसर्चर्स वगैरह मिलेंगे।
जो इस क्षेत्र में काम करके नवाचार को जन्म देंगे। नैनो तकनीक में नवाचार ही तो करना है, हम सब इनोवेशन कर रहे हैं क्योंकि ये भविष्य का तकनीक है। तो इस एनएसटीआई के अंतर्गत, ये जो एनएसटीआई हमने शुरू किया, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, इसमें इसके अंतर्गत जो काम हुआ उसमें हमने 19 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, 19 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमने स्टैब्लिश किए, जिसको उत्कृष्टता केंद्र कहते हैं, है ना। तो 19 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां पे की गई स्थापना? तो देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में, आईआईटीज में और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में, तो 19 जगहों पे हमने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए। उत्कृष्टता केंद्र क्या हो सकता है? तो भाई एक डिपार्टमेंट, एक ऐसे डिपार्टमेंट जहां पे नैनो तकनीक की पढ़ाई होती हो, बीटेक एमटेक की डिग्री मिलती हो, लैब होता हो, जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं वो रिसर्च कर रहे हैं उसमें, वहां पे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, शोधार्थी हैं, और उससे हमारे देश में कैपेसिटी बिल्डअप शुरू हुआ, है ना। तो इससे दो फायदे हमें मिले। पहला तो मूल अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च किस क्षेत्र में होगा? नैनो तकनीक। जो भी बात कर रहे हैं नैनो तकनीक, इस बोर्ड पे जो भी लिखी जा रही है वो किसके लिए? नैनो तकनीक के लिए। और दूसरा क्या हुआ? मानव संसाधन का विकास। तो मानव संसाधन कौन लोग थे? वही जो वैज्ञानिक और रिसर्चर्स थे। और इस दोनों से क्या होगा? तो नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई इस दोनों के कारण जो अल्टीमेटली हमें प्राप्त हुआ कुछ, वो ये था कि नवाचार। उद्देश्य तो यही था कि नैनो तकनीक के क्षेत्र में क्या हो? नवाचार मिले। क्लियर है ना। तो ऐसे ही सिनॉप्सिस बनाते हैं आप, तो वही है। मान लीजिए सिनॉप्सिस अब कहां बनना चाहिए? दिमाग में, कागज पे नहीं, क्योंकि पुराने हो गए ना आप, इस खेल में माहिर हो गए हैं। तो खेल में जब माहिर हो गए तो अब जो सीखना है वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अब हम किस पे खेलेंगे? टाइम मैनेजमेंट पे। अब आप जानकारी के बदौलत, शिक्षा के बदौलत किसी को नहीं पछाड़ सकते। आप किसके बदौलत पछाड़ सकते हैं? समय के प्रबंधन के द्वारा। कि आपका प्रतिस्पर्धी के पास 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, वो भी कुल मिला के 10-12 घंटे पढ़ता है, आप भी 10-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो 10-12 घंटे में 10-12 घंटे की आउटपुट निकालता है, आप 15 घंटे की निकाल लो, है कि नहीं। तो अब हम, जो होता है ना कि पुराने हो गए, अब हम उस रेस में हैं, जब हम परीक्षा देंगे तो फिर तो कोचिंग, टीचर, नोट्स, ये सब डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि बाजार में है ही ना। अगर आप ही में से जो व्यक्ति उस स्तर पे पहुंच जाए, जिस स्तर पर आपको लगे कि अब तो परीक्षा निकाल के ही रहेंगे और हमारे अंदर वो मादा है कि हम निकाल सकते हैं, और आपको कोई कह दे कि करोल बाग के एक फलाने दुकान पे या मुखर्जी नगर के इस दुकान पे नैनो तकनीक की सबसे अच्छी नोट्स बिक रही है, किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, या मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे अच्छी नोट्स बिक रही है, किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, मैं अपनी बात या अपने शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी और की भी बात पता चल जाए, तो क्या आप नहीं खरीदेंगे? दौड़ के खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, जानकारी, ये सब तो अंतर पैदा ही नहीं करेगा। अंतर पैदा क्या करेगा? टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, कि ठीक है हम 24 घंटे में कितना पढ़ेंगे, हमारा प्रतिस्पर्धी कितना पढ़ेगा। तो उसके लिए स्मार्ट वर्क कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क, वो करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे चीजें उस दिशा में जानी चाहिए कि हम अपने समय का अधिकतम उपयोग करें, आउटपुट निकाले 1 घंटे में 1.5 घंटे की। तो उसके लिए बहुत सारा मेंटल वर्क करना पड़ेगा। मेंटल वर्क का मतलब दिमागी तौर पे, है ना। दिमाग में भी नोट्स बनते हैं, ऐसा नहीं है। अब नहीं बनते, क्यों पता है ना? एक वर्ड क्वाइन किया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब दिमाग का सड़ना, और कहा गया कि ब्रेन रॉट मतलब कि बहुत ज्यादा डिजिटल चीजों को कंज्यूम करने से, रील्स और वीडियो के माध्यम से ब्रेन रॉट होता है। और ब्रेन रॉट जब होगा तो आपकी जो दिमाग का संतुलन है वो पता भी नहीं चलेगा और बिगड़ेगा इस मामले में कि बहुत जरूरी चीज जो दिमाग में घर बनानी चाहिए थी वो नहीं रह पाएंगी, और बहुत गैर जरूरी चीजें
आपके दिमाग में रहेंगी और सबकॉन्शियस लेवल पे आपके दिमाग को अटैक करना शुरू करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि आज के जीवन में रील्स की अनर्गल बातें हमें याद रहती हैं, हम उसी के ऊपर चर्चा भी कर देते हैं कई बार दोस्तों के साथ, ये रील देखा, वो रील देखा, इसकी प्रोफाइल देखी, उसका वीडियो ऐसा है, इसका वीडियो ऐसा है। टीचर से लेके और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक हम बातें करते हैं, है कि नहीं? लेकिन कभी इस दिमाग के उसी कोने में बचपन में 9 का पहाड़ा, 12 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा हुआ करता था। ये किसी ने पूछा कि 17 पचे, तुरंत बोल दिया, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो ब्रेन रॉट यही है। आप सोचिए उस दौर में आपने इतनी चीजें, इतना सोचा उसके बारे में, इतनी पूछताछ की कि आज भी आपको याद है। लेकिन आज के दौर में जो हम पढ़ रहे हैं उसको क्या हम उस लेवल पे पढ़ रहे हैं जिस लेवल पे हमने 9th 10th में या फिर 6th 7th में चीजों को पढ़ा था? और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो हम ब्रेन रॉट के शिकार तो नहीं है कि नहीं? आज मैं एक बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो देखा, मैंने देखा कि एलॉन मस्क साहब की इंटरव्यू चल रही है और वहां से इंटरव्यूअर पूछता है कि आप जो हैं, आपकी मोबाइल की स्क्रीन टाइम क्या है? तो एलॉन मस्क साहब कहते हैं कि इट्स वेरी बैड, आई मीन सम टाइम इट गोज वेरी बैड, इट्स अराउंड 1 hour। ये पहले बोला है कि इट्स वेरी बैड, इट्स अराउंड 1 hour। तो इंटरव्यूअर कहता है कि 1 hour, सिर्फ 1 घंटे? फिर कहा कि कैन आई सी योर फोन, इफ यू आर कैरिंग योर फोन कैन आई सी दैट? उसको भरोसा नहीं होता है। तो कहता ठीक है, फोन निकाल के देते हैं। वो बोलते निकालिए जरा स्क्रीन टाइम, जाइए यहाँ, स्क्रीन टाइम ऐसे दिखेगा आपको। तो स्क्रीन टाइम देखते हैं, बोलते कि आई एम सो सॉरी, दिस इज अ न्यू फोन एंड दिस इज अ न्यू फोन, तो इट्स सेइंग 4 minutes। यानी कि नया फोन था, अब कितना पुराना था नहीं पता है, 1-2 हफ्ते पुराना रहा होगा। उसमें उनकी स्क्रीन टाइम कितनी थी? 4 मिनट। और वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को कि नो नो, बट इट गोज अप टू 1 hour मैक्सिमम एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट टू रिड्यूस इट, है कि नहीं? तो इलॉन मस्क वो आदमी है जिसके रील्स हम 1 घंटा देख लेते हैं, इनके ट्विटर पे 1 घंटा टाइम पास कर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो व्यक्ति जो पूरे दुनिया को रील दिखा रहा है, पूरे दुनिया को ट्विटर और एक्स चलवा रहा है, उसकी अपने मोबाइल पे, नए मोबाइल पे उसकी स्क्रीन टाइम है डेली का एवरेज 4 मिनट का। और वो 1 घंटे का स्क्रीन टाइम पे कहता है कि बहुत बुरा है कि 1 घंटा है। लेकिन वही है, इसलिए वो वहां है, हम लोग यहां हैं। तो कंज्यूमर हैं हम क्या बन चुके हैं? डिजिटल कंज्यूमर, डेटा कंज्यूमर। और वो क्या है? क्रिएटर है। तो अपर हैंड है हमेशा। तो बस ध्यान रखिएगा कि ब्रेन रॉट ना हो, है ना? और ब्रेन रॉट जैसे ही रुकेगी वैसे ही आपके कंटेंट जो होंगे ये सब याद रहेंगे। ब्रेन में ही आपका सिनॉप्सिस और ब्रेन मैप्स बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप परीक्षा देंगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 30 सेकंड के अंदर आपके ब्रेन में एक ऐसी ही कोई खाका आंसर का खिंच जाना चाहिए, है ना? 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर कि शुरू में क्या लिखेंगे, पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे और अंतिम में क्या लिखेंगे। ये 30-40 सेकंड में क्लियर होना चाहिए कि पूरे आंसर को हम ट्रीट कैसे करने जा रहे हैं। कारण यह है कि मान लो कि आप लिखना शुरू किए और एक पॉइंट पे आप कुछ भूल गए और आगे निकल गए, तो क्या आप उसको वापस आके लिख सकते हो? खत्म हो गया वो। आपको पता है कि इसको लिखना बहुत जरूरी था, लेकिन आप तो निकल चुके, और अब निकल चुके तो वापस जाके आप काट के लिखने के लिए आपके पास फुर्सत ही नहीं है। आप 1-2 नंबर के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। ये सब चीजें जानना जरूरी है ना? तो बहुत जरूरी इसलिए है ताकि हम समझ पाए कि तैयारी की सही दिशा क्या है कि नहीं? नहीं तो अच्छी अच्छी शुगर कोटेड, चाशनी में लपेटी हुई बातें तो सब कोई कर रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ ये होगा कि बस बस यही करना है और करते करते हो जाएगा, है ना? तो करते करते नहीं होता, बहुत दम लगानी पड़ती है। खैर, डरने की बात भी नहीं है, क्योंकि जब पता हो कि रास्ता ये है और ये भी पता हो कि पैर हाथ सलामत है, और फिर भी अगर हम नहीं पार कर पा रहे हैं, तो फिर पूरी जवाबदेही उठाने के लिए तैयार भी रहिए। फिर आगे चल के मत कहिए कि मेरे साथ ये गलत हो गया और मेरे साथ वो गलत हुआ। जिसके साथ जो सिलेक्शन लिया है ना, कभी उसके जीवन में जाके देखिएगा कितना गलत हुआ होगा उसके जीवन में, फिर भी सिलेक्शन लिया ही है ना? तो आप लोग तो समझदार आदमी हैं, कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो इतना रील्स भी देख चुके हैं कि ये सब बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना? खैर, तो ये NSTI
बहुत सिंपल सरल शब्दों में शुरुआत थी। 19 उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया, जिससे मूल अनुसंधान को बढ़ावा मिला, मानव संसाधन विकसित हुआ, और हमारी आशा ये थी कि देश में नवाचार बढ़े, जो बढ़ा भी था, बढ़ा, है ना। तो पंचवर्षीय योजना में ये चला कब? 2001 से लेकर 2006 तक। तो साथ में हमें फिर आगे कुछ करना था, तो 2007 में हमने दूसरी योजना शुरू की, जिसका नाम था NSTM, है ना, दैट इज कॉल्ड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन। ये नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन है, जिसको हम सामान्य भाषा में नैनो मिशन भी कहते हैं। जैसे आज के डेट में हम जिस मिशन के अंतर्गत है वो नैनो मिशन ही है, अभी भी हम इसी के अंतर्गत है, तो वी आर इन अंडर नैनो मिशन। तो एक बार शुरुआत हो गई, हमने सेटअप बना दिए, हमने ऐसे भवन, इमारतें, उत्कृष्टता केंद्र बना दी, लोग जुड़ गए पढ़ने पढ़ाने वाले, और देश में नवाचार की शुरुआत हो गई। लेकिन अब इस नवाचार को आगे भी तो बढ़ाना है। तो 2007 ऑनवर्ड्स चल के आ रहा है नैनो मिशन। आज भी हम किसके अंतर्गत हैं? नैनो मिशन, जिसके अंदर 5 बड़े उद्देश्य हैं जिसकी प्राप्ति करनी है ना। 5 उद्देश्य हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। पहला उद्देश्य लिखिए, तो नैनो मिशन के उद्देश्य नंबर 1, इसके उद्देश्य हम लिख रहे हैं, लिखिए, मूल अनुसंधान को बढ़ावा देना, मूल अनुसंधान को बढ़ावा देना, मूल अनुसंधान को बढ़ावा देना। दूसरा, मानव संसाधन का विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना। तीसरी बात, वैज्ञानिक अवसंरचना का विकास, वैज्ञानिक अवसंरचना का विकास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। चौथी बात, निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना, निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना। तो हम चाहेंगे कि निजी क्षेत्र में आए और आगे चीजों को लेकर जाएं। निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाना, प्राइवेट कंपनीज, है ना। और 5वीं बात, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, हम आज भी इन्हीं 5 बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। हम अभी भी फंडामेंटल रिसर्च को बढ़ा रहे हैं, हम एक से एक बढ़िया वैज्ञानिक और रिसर्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं, हम देश में नए नए वैज्ञानिक अवसंरचना का विकास कर रहे हैं ताकि और मूल अनुसंधान हो और नवाचार हो। हम प्राइवेट कंपनी को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आओ, आप इसमें काम करो। कारण क्या है? प्राइवेट कंपनी का आना बहुत जरूरी है इसमें। रीजन यह है कि ये तो सामान्य प्रयोजन तकनीक है। सोचिए, कोविड का दौर आया और फिर उसके बाद देश में वैक्सीन बनाने की बारी आई, तो सीरम इंडिया सामने आया ना। अगर प्राइवेट कंपनी सामने ना आए तो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी ही काम करेंगी, और गवर्नमेंट बैक्ड कंपनियां हैं ही कितनी, और कितना कंपनी गवर्नमेंट चला लेगी। चलिए, फिर भी वो वैक्सीन था भारत बायोटेक और सीरम इंडिया, जिसमें एक गवर्नमेंट बैक्ड है, एक जो है आपका प्राइवेट है। उन दोनों ने काम किया और 2 तरह के वैक्सीन हमारे पास आ गए। लेकिन सोचिए, अगर हम कपड़े बनाना चाहते हैं नैनो तकनीक से, हम दवा बनाना चाहते हैं, हम चश्मे बनाना चाहते हैं, कॉस्मेटिक उत्पाद बनाना चाहते हैं, तो क्या ये सारा काम सरकार करेगी? इसमें तो प्राइवेट कंपनी को आना पड़ेगा। जब तक प्राइवेट कंपनी की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, ये उद्योग, ये सेक्टर विकसित ही नहीं होगा। तो इसमें यह भी है कि ठीक है, हमने तो व्यवस्था बना दी, प्राइवेट कंपनी आए। सोचिए, अगर प्राइवेट कंपनीज आईटी के सेक्टर में नहीं आई होती भारत में, तो क्या भारत आईटी का इतना बड़ा खिलाड़ी बन पाता? मतलब भारत की अपनी आईटी की, जो भारत सरकार की अपनी आईटी की दखल है, वो तो बहुत कम है। मेजर जो कंपनी जिसके आप नाम सुनते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब का, एचसीएल, ये सब क्या है? ये सब तो प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब कि चलिए पब्लिक है वो, यानी उनके शेयर हैं, उनके शेयर आप भी खरीद सकते हैं। तो सब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, वो सब हमारी आपकी कंपनी, आपका शेयर है तो आपकी भी कंपनी है वो,
थोड़ा सा अंश आपका भी है, लेकिन कोई प्रमोटर है जो प्राइवेट सेक्टर का खिलाड़ी है और उसने इस काम को किया, तभी तो हम आके इतने आगे बढ़ पाए। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा कि आईटी में भारत के विकास के लिए सरकार ने सही समय पे सही कदम भी उठाए। उन्होंने प्रोत्साहन दिया इन कंपनियों को कि आओ इसमें प्रवेश करो और फिर देखो कि कहां तक आप पहुंचते हो, है ना। एनीवे, अब देखिए, हमें इस 5 उद्देश्यों की प्राप्ति करनी थी और उस उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए या नैनो मिशन को चलाने के लिए हमने एक और चीज डेवलप किया जिसका नाम था नैनो मिशन काउंसिल। तो लिख सकते हैं नैनो मिशन काउंसिल। नैनो मिशन काउंसिल, है ना। और डैश देके लिखिए नैनो मिशन के संचालन के लिए, नैनो मिशन के संचालन के लिए, नैनो मिशन के संचालन के लिए। तो नैनो मिशन काउंसिल क्या है? एक काउंसिल है जो नैनो मिशन को चलाती है, सारी प्लान, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी यही डिसाइड करती है और देश में धीरे धीरे करके चीजें बढ़ने लगी। फिर सरकार ने कहा कि भाई ये 19 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, वो तो ठीक ठाक स्तर पे नैनो तकनीक पढ़ा रहे हैं, लेकिन देश में समर्पित संस्थान की आवश्यकता है जिसमें सिर्फ नैनो तकनीक की पढ़ाई हो। तो देश का पहला INST खोला गया, INST मोहाली, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और वो क्या था? पहला, पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, डोंट वरी। तो हमारा पहला INST यानी कि ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी पढ़ाई होती है? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अदरवाइज नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां है? IIT में है, अमिटी यूनिवर्सिटी में है, कई जगहों पे है, लेकिन ये एक ऐसा संस्थान है जिसमें पूर्ण रूप से सारी की सारी कोर्सेज किसमें है? नैनोटेक में है ना। ये भी सही है। रीजन ये है कि एक समय ऐसा भी था, आपको याद होगा, कि हमारे देश में IT बूम आया। देखिए, IT में हमने नवाचार नहीं किया है, हमने IT में इनोवेटर हम नहीं बने, हम IT में वो देश बने जिसने इनोवेशन पे काम करने वाले IT प्रोफेशनल्स दिए। बात समझ में आ रही है? गूगल इन्वेंशन किसी और का है, फेसबुक इन्वेंशन किसी और का है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन्वेंशन किसी और का है। ये सारे इनोवेटर्स कहां के हैं? अमेरिका और यूरोप के हैं। लेकिन वो इनोवेटर्स हैं, जब उनकी कंपनी बड़ी हुई तो संचालन के लिए लोग चाहिए थे, और लोग देने हमने किसने शुरू किए? भारत ने। भारत ने IT प्रोफेशनल तैयार किए, IIT से तैयार होते थे। आज सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं, वो IIT मद्रास के पढ़े हुए हैं। और ऐसे ही कितने हजारों लाखों लोग जो उस दौर में IIT या कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर की डिग्री लेके आगे बढ़े हैं, वो आज के डेट में दुनिया के शीर्ष कंपनियों में शीर्ष स्थान पर है कि नहीं। और एक समय ऐसा भी आया कि सरकार को लगा कि भाई ये तो कम पढ़ रहे हैं, डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमारे IIT से इतने बच्चे नहीं निकल पा रहे जितनी डिमांड की पूर्ति हो। उस दौर की बात है, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो उसी दौर में सरकार ने कहा कि एक काम करो, प्राइवेट सेक्टर का कोई खिलाड़ी उतरना चाहता है ना कंप्यूटर में, उसको भी लाइसेंस दो, उसको भी जो है उसके लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार कर दो। तो देखा होगा आपने, अपने बचपन में देखा होगा कि उस दौर में NIIT, एप्टेक, ऐसे इंस्टीट्यूट गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में खुले। अब नहीं दिखते वो, लेकिन उस दौर में वो खुले। और वो इंस्टीट्यूट 3-3 साल का कोर्स बेच रहा है। एक बिल्डिंग ले लिया, जैसे ये बिल्डिंग है, इसमें 50-60 कंप्यूटर लग गई, फैकल्टी आ गए, प्राइवेट है, वो पैसा ले रहा है। वो कह रहा है कि भाई हम उस दौर में 2 लाख रुपए लेंगे, 3 साल की आपको डिग्री देंगे, और डिग्री हम इस यूनिवर्सिटी से लाके देंगे ताकि ग्रेजुएशन भी आपकी हो जाए, लेकिन साथ ही साथ आप कंप्यूटर के लिए जानकार व्यक्ति हो जाओगे। और ये व्यक्ति भी जो नीट और एप्टेक से भी जो लोग डिग्री लेके आगे बढ़े, आज के डेट में वो भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे प्लेस है। हालांकि वो स्थिति अब नहीं है। नीट और एप्टेक जैसे इंस्टीट्यूट में 6 महीने से लेके, माने 1 महीने से लेके और 3 साल तक का कोर्स होता था, जिसमें सबसे लोकप्रिय 2 साल 3 साल के कोर्स होते थे, और उनकी प्लेसमेंट हो जाती थी। आज वैसी प्लेसमेंट IITian को नहीं है जैसे एक समय में नीट और एप्टेक के लोगों की हो जाती थी। सोचिए, आज तो IIT का प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 लाख।
पर एनम 6 लाख पर एनम एवरेज। फिर सरकार ने कहा कि भाई इससे भी काम नहीं चल रहा, तो आपने देखा होगा कि देश भर में IIIT खोला गया, ट्रिपल आईटी है कि नहीं। प्रयागराज में ट्रिपल आईटी है, कई जगहों पे है। और ट्रिपल आईटी का मतलब क्या है कि IIT में तो बहुत पढ़ाइयां होती हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस भी एक पढ़ाई है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलो जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी पढ़ाई हो, आईटी की, कंप्यूटर की। उसमें अगर 500,000 बच्चे पढ़ते हैं, सब उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और उसे क्या होगा, हम डिमांड के अनुकूल सप्लाई कर पाएंगे। तो उसी तर्ज पे हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई भविष्य में डिमांड तो बहुत बढ़ेगी, देश में और विदेश में भी, और हमें उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक ऐसे संस्थान खोलने की आवश्यकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी पढ़ाई होती हो, नैनोटेक की। तो हमने क्या खोला, INST, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर आप देखिएगा ध्यान से कि प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित करने के लिए, आईटी सेक्टर में, पुरानी बात मैं कर रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि सरकार जानती थी कि प्राइवेट सेक्टर जब तक नहीं आएगी तब तक आईटी में बूम नहीं आएगा, देश आईटी के उस लाभ को उठा नहीं पाएगा, और आज हम उठा रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि अगर आपके पास पूंजी है, आप उद्यमी हो, आपके पास पैसे हैं, तो आईटी में आओ, आप अपना एक सेटअप शुरू करो, क्योंकि हमारे पास आईटी वर्कर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लोन देंगे। अब क्या हुआ, कई पूंजीपति सामने आए, उन्होंने कहा कि देखिए वो सब तो ठीक है, हमको IITians मिल जाएंगे, उनको सैलरी दे देंगे हम, लेकिन हम सेटअप कहां लगाएंगे, हम दिल्ली के CP के अंदर सेटअप लगाएंगे, या दिल्ली में हम करोल बाग में सेटअप लगाएंगे, तो वहां पे एक बिल्डिंग लेने में, भवन लेने में, जहां पे हजारों लोग बैठ के काम करें, किराया बहुत देना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा एक काम करो, हम हर शहर के, हर बड़े शहर के एक किनारे में, बड़े शहर के बाहर हम एक आईटी पार्क बसा देंगे, एक साइबर सिटी बसा देंगे। और ये शहर नहीं होगा, ये शहर से बाहर का एरिया होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, यहां से बढ़िया रोड बनाएंगे जो शहर से सीधा कनेक्ट करता हो, और शानदार रोड। फिर उस पूरे एरिया की हम प्लानिंग करेंगे, प्लॉट्स काटेंगे, रोड बनाएंगे, पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे, बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, सारी व्यवस्था हम करके दे देंगे आपको, और आप बिल्डिंग बनाइए। क्यों जाना है दिल्ली में, आप नोएडा में आ जाओ, क्योंकि उस समय नोएडा क्या था, दिल्ली का बाहर का हिस्सा था। लोग कहते थे कि यहां कौन रहेगा, दिल्ली में रहते हैं। तो नोएडा क्या हो गया, एक आईटी हब के रूप में डेवलप हो गया। जितनी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस, HCL, TCS, सबका ऑफिस क्या है, वही है। और आज देखेंगे कि वो ऑफिसेस जिस समय बनी थी उस समय वहां कुछ नहीं था, आज पूरा शहर उसी के इर्द गिर्द बस गया है। हैदराबाद में साइबर सिटी है, और हैदराबाद में जो मेन हैदराबाद है वो बढ़िया है, सुंदर शहर है, बढ़िया शहर है, हेरिटेज सिटी है। लेकिन जब आप साइबर सिटी में जाएंगे तो लगेगा कि आप किसी और दूसरी दुनिया में चले आए, जबकि साइबर सिटी जब बसा था तो वो हैदराबाद के बाहर का हिस्सा था। लोग वहां जाने में सोचते थे कि वहां कौन जाएगा, और आज व्यक्ति हैदराबाद घूमने जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि रामोजी स्टूडियो भी देखना है, क्योंकि अभी भी सेट लगा हुआ है किस चीज का, बाहुबली का, और दूसरा साइबर सिटी जाके वहां पे घूम फिर के आना है। एक से एक होटल, रेस्टोरेंट और भवन वहां पे जगमग है। हर शहर के पास आप चले जाइए, उस शहर के बाहरी हिस्से में एक ऐसी सिटी बसी है जो साइबर या आईटी के नाम से फेमस है, और वो लगेगा कि असली शहर तो यही है, जबकि वो कभी शहर का बाहरी हिस्सा था। आज वो मुख्य शहर के अंदर समाहित हो चुका है। तो सरकार ने सही फैसले लिए ना। तो सही सरकार ने बेंगलोर में, कोलकाता में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, हर जगह, चेन्नई में, दिल्ली में, हर जगह शहर के बाहर ऐसे आईटी पार्क, साइबर पार्क बसा दिए। वैसा ही हम काम कर रहे हैं कि हम देश में पहला नैनो पार्क पहला, कहां, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु सिटी के बाहर आउटस्कर्ट में देश का पहला नैनो पार्क बन रहा है। तो नैनो पार्क क्या होगा, एक तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप, जहां पे सिर्फ और सिर्फ नैनो तकनीक से संबंधित कंपनियां ही अपने ऑफिसेस को खोल पाएंगे, और कोई नहीं। ये पूरा एरिया डेडिकेटेड होगा किसको, नैनो तकनीक के लिए, ताकि जो कंपनी इसमें काम करना चाहता है वो क्या करे, वो कहे कि ठीक है जी, काम कर लेंगे, हम नैनो पार्क में जाके जगह लेंगे। सरकार वहां पे लीज
अग्रीमेंट बहुत कम मूल्य पे साइन करवाएगी। जमीन की बहुत बड़ी प्लॉट मिल जाएगी, लेकिन उसके पैसे बड़े कम देने पड़ेंगे। बढ़िया। और व्यवस्था सरकार बना दी है, लोन मिल रहा है, आप उसे भवन बना लीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। विप्रो जो बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, उसके मालिक अजीम प्रेमजी, तो अजीम प्रेमजी साहब पहले संतूर साबुन बनाते थे। विप्रो जो है वो मेनली साबुन बनाने की कंपनी थी। संतूर साबुन तो पता ही होगा आपको, ऐड देखा है ना संतूर का। हाँ। तो संतूर हैंड वॉश, संतूर साबुन, शैम्पू, पूरी कॉस्मेटिक्स की रेंज है उनकी, अभी भी है बाजार में, अभी भी बिकती है, ऐसी नहीं है। लेकिन अजीम प्रेमजी साहब जो उद्यमी थे, उनको अपनी आईटी में उनकी दिलचस्पी आईटी में नहीं थी। उद्यमी की दिलचस्पी किस चीज में होती है? उद्यम में होती है। वो कोई आईटी प्रोफेशनल नहीं है, वो तो अपना खुश थे। लेकिन देखा कि आईटी बूम है, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, हमें आईटी पार्क में जगह मिल रही है, सस्ते दर पे लोन मिल रहा है, कंपनी चलाने के लिए हजारों व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, वो देश में ही है, और बाहर से डिमांड है। अमेरिकी कंपनी डिमांड कर रही है कि आप एक सेटअप यहां बना लो, हम इतना काम देंगे कि आप उस काम से बहुत पैसे कमाओगे। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, विप्रो जो है आईटी कंपनी के रूप में भी काम करेगी। नारायण मूर्ति साहब ने भी इसी चीज को पहचाना। उन्होंने कहा कि भाई, जब सब कमा रहा है तो हमारे अंदर भी क्षमता है, हम किसी और के लिए काम क्यों करें? क्यों ना हम 2-4-10 लोग मिलकर अपनी कंपनी खोलें, और हम अमेरिका से, यूरोप से जो है जॉब लेके आए, उनका काम हम करेंगे, सॉफ्टवेयर उनका, कोड हम यहां लिखेंगे और उनके मार्केट को कैटर करेंगे। इन्फोसिस बन गई। टाटा ने कहा कि हम टीसीएस शुरू कर देंगे, और ऐसे करके देश में एक नहीं अनेकों कंपनियां शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि हमने सही समय पे सही काम किया है। देखिए, हमने इनोवेशन कहीं नहीं किया, लेकिन इनोवेशन न करने के बावजूद भी हम आईटी में महाशक्ति हैं आज के डेट में। अब चलिए, इनोवेशन भी कर रहे हैं, लेकिन आज जितने भी इनोवेटर या इनोवेटेड कंपनियां हैं, उसके मालिक के रूप में हम ही बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो वही काम हम किस में करना चाहते हैं इस मामले में। अब हुआ क्या कि इन सभी प्रयासों के कारण धीरे धीरे देश में नैनो तकनीक में तेजी आने लगी और खूब सारे रिसर्च होने लगे। 2018 तक जाते जाते नैनो तकनीक में भारत की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि इंडिया टॉप 5 में आने लगा, हम टॉप 3 में आने लगे। एक साल ऐसा हुआ कि 2300 रिसर्च पेपर, 2300 रिसर्च पेपर नैनो तकनीक के क्षेत्र में पब्लिश हुए भारतीय रिसर्चरों के द्वारा। जो भारत में शोध का स्तर इतना ऊंचा उठ गया कि हमने 2300 पीएचडी के पेपर पब्लिश कर दिए, है कि नहीं? बढ़िया है। तो भारत जो था वो उस दौर में नैनो तकनीक अनुसंधान के हिसाब से दुनिया के शीर्ष राष्ट्रों में से एक था, टॉप 3 में से एक थे हम, टॉप सेकंड थे, दूसरे नंबर पे आ गए थे, है कि नहीं? बढ़िया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि सिर्फ हम रिसर्च के लेवल पर ही थे, बाजार के लेवल पे हम नैनो तकनीक में फिसड्डी साबित हुए। कारण है कि देश में रिसर्च जो होता है वो रिसर्च बस नाम का होता है। रिसर्च का मतलब पीएचडी, जेआरएफ, एसआरएफ। अब आप देखते होंगे जो भी व्यक्ति पीएचडी, जेआरएफ, एसआरएफ जो किया होगा उससे आप मिले ही होंगे। आप ऐसे से भी मिले होंगे जो कर रहा होगा, वही है जिससे आप मिले हैं, वैसा ही हुआ। जो सिर्फ ये कहता है कि मैं जेआरएफ, एसआरएफ कर रहा हूं, मेरा पीएचडी चल रहा है, लेकिन अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, या अभी मैं इस जॉब की तैयारी कर रहा हूं, या फिर मेरा उद्देश्य है कि जेआरएफ या पीएचडी पूरा हो, उसके बाद लेक्चरर का जॉब लग जाए, बात खत्म। उसके उद्देश्य में कहीं भी नवाचार नहीं है। यूजीसी 80,000 90,000 रुपए उसको महीने का दे रही है, सीएसआईआर उसको 1,000 रुपए महीने का दे रही है कि भाई तुम रिसर्च करो, नवाचार करो, कुछ देश को दो। वो व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है, नाम के साथ डॉक्टर लग जाए और नीचे लिखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर बहुत ज्यादा तो आईएएस आईपीएस लिख जाए, है कि नहीं? तो जिस देश में जो आपका रिसर्च है वो उस दिशा में हो, वहां पे रिसर्च पेपर ही पब्लिश होंगे। तो जिस साल 2300 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, उस साल का आंकड़ा है कि उसमें से बहुत कम ऐसे थे, 10-15 ऐसे थे जिसको पेटेंट मिला। बाकी सब पेटेंट के योग्य भी नहीं थे, क्योंकि सब एकेडमिक रिसर्च थे जो किताब में लिखने लायक थे। बाजार में उतरने लायक रिसर्च बहुत कम थे, और जो बाजार में उतरने लायक थे उसमें पेटेंट कितने को मिला? 15-20 को, और उसमें भी बाजार में उतर नहीं पाया एक भी। कारण है कि कमर्शियली वायबल नहीं था, आर्थिक रूप से वहनीय नहीं था।
तो एक गैप क्रिएट हुआ, हम उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं द गैप बिटवीन लैंड एंड लैब। लैंड मतलब मार्केट, बाजार, और लैब का मतलब प्रयोगशाला यानी रिसर्च। तो जमीन और प्रयोगशाला के बीच में भारत में एक बहुत बड़ा गैप है, और हर क्षेत्र में है। आप देखते हैं ना, किस क्षेत्र में पीएचडी नहीं है, आप जाके देखो कौन से विषय में पीएचडी नहीं कर रहा है व्यक्ति। चलो कोई व्यक्ति हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है तो उसमें बाजार में क्या ही बेच देगा वो, लेकिन कोई बायोटेक में पीएचडी कर रहा है तो बाजार में तो बेचना चाहिए ना उसको, लेकिन उसकी भी पीएचडी करने का उद्देश्य बाजार नहीं है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब हमें कहा कि हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है तो बाजार में क्या बेच देगा, लेकिन हिस्ट्री में पीएचडी होना चाहिए ताकि हमारी हिस्ट्री की समझ में कोई नई चीज जुड़ जाए, और वही जुड़ जाती है तो हम कहते हैं कि फलाने अमुक हिस्टोरियन ने इस बात को प्रूव किया, उससे भारत की छवि बेहतर होती है, हमें नए अपने इतिहास के बारे में जानने के, अतीत के बारे में जानने का एक नया नजरिया सामने आता है। वो भी तो करो, वो भी नहीं कर रहे, वो भी खींची हुई लकीर के ऊपर ही लकीर खींच रहे हैं। भारत में रिसर्च का मतलब है रिसर्च, है कि नहीं? वहां रिसर्च का मतलब शोध नहीं है, यहां रिसर्च का मतलब पुनः खोजो। एक कॉमा, एक फुल स्टॉप अगर कहीं मिल गया अलग तो हम साबित कर देंगे कि रिसर्च है, कम से कम पीएचडी हमारा अप्रूव हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, नाम के आगे डॉक्टर और नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाएगा। और कुछ नहीं तो 5 साल तक पैसे मिल रहे हैं जेआरएफ के, तो 5 साल तक दिल्ली में रहने का या किसी भी बड़े महानगर में रहने का, खाने का और कोचिंग करने का संकट समाप्त। यूजीसी पैसा दे रही रिसर्च के लिए, व्यक्ति कर रहा है सिविल सेवा की तैयारी। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि नहीं? हद तो तब हो गई कि आज से, जब कोविड का दौर था ना, कोविड के ठीक पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया, 3-4 लोगों की टीम आई और उन्होंने कहा कि सर आपके लिए एक प्रपोजल लाया हूं। मैंने कहा प्रपोजल इस उम्र में? मतलब जाहिर सी बात है कि पढ़ाई लिखे का प्रपोजल इस उम्र में। तो उसने कहा कि आप पीएचडी क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा कि मैं करना तो चाहता था, लेकिन मैं पढ़ाने के चक्कर में ऐसा फंसा कि समय नहीं मिला, और करना तो इच्छा तो थी, नेट क्वालिफाइड तो हुई, लेकिन पीएचडी में इनरोल करवा नहीं पाया कभी। और अब तो स्थिति ऐसी है कि भाई फुर्सत ही नहीं है कि अगर करूंगा तो न्याय नहीं कर पाऊंगा। बोला कि न्याय वाय रहने दीजिए, नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है तो ऐसे भी वजन बढ़ जाता है, लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं फिर आपको। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन अब मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, अब नाम के आगे डॉक्टर लगे या ना लगे उससे मेरे इमेज पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उस रेस से, वो जो दौड़ था उससे मैं बाहर हूं। अब अपना हिसाब किताब चल रहा है, ठीक ठाक चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप 5 लाख रुपए दीजिए हमें, है ना, और आपको बस एक बार आना पड़ेगा, और वो भी सर्टिफिकेट लेने, फोटो खिंचवाने के लिए, और बस हो गया पीएचडी। हम लेके पीएचडी हो गया मतलब करोगे क्या? बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन का, 10 से लेके पीजी तक का सर्टिफिकेट दे दीजिए, बाकी टॉपिक क्या होगा, पीएचडी की थीसिस कौन लिखेगा, किस जगह पीएचडी इनरोल होगी, कौन आपके सुपरवाइजर होंगे, वो सब हम देखेंगे। आपको नाम तक आप नहीं जानेंगे, टॉपिक का नाम तक आपको नहीं पता होगा कि आपने पीएचडी किया किस चीज पर। आपकी मर्जी हो तो आप पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। और जिस दिन पीएचडी अप्रूव हो जाएगा उस दिन आप आओगे, बढ़िया आपको काला कोट पहनेंगे, टोपी पहनेंगे, पीएचडी की डिग्री मिलेगी, फोटो खिंचवाइए, फेसबुक पे डालिए, है कि नहीं? नाम का डॉक्टर लिखिए। मैंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा है कि मैंने उसको यही हंसी मजाक में यही कहा कि मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, इतना आडंबर क्यों करूं? अगर मैं अभी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाना शुरू कर दूं तो कौन पूछने आ रहा है मुझे? कोई पूछेगा क्या? कोई मतलब सरकारी जॉब तो है नहीं, कोई व्यक्ति पूछेगा डॉक्टर क्यों लगाया? अब मैंने कहा कि 5 लाख रुपए आप मांग रहे हो बहुत है, उससे बढ़िया मेरे पास व्यवस्था है। तो बोला कैसे? हमने कहा मैं आयुर्वेदिक डिग्री ले लूंगा, होम्योपैथी की डिग्री ले लूंगा, डॉक्टर तो लग ही जाएगा। किसको पता कौन सा डॉक्टर लगा हुआ है भाई? एमबीबीएस तो नहीं ले सकता था उस समय, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का डिग्री मिल जा रहा था आसानी से, थोड़ा बहुत पढ़ के भी मिल जाता। मैंने कहा बढ़िया भी है, बुढ़ापे में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी, बाद में पता चलेगा अच्छा बीएचएमएस है कि नहीं? तो वो भी हंसने लगे। खैर वो बात आई और गई, खत्म हो गई। उसके 5 साल बाद, यानी कि
उन्होंने कहा था कि 3-4 साल समय लगता है इसमें, अभी इनरोल होगा, 3-4 साल समय लगेगा, जाएगा सब प्रोसेस से ही, सब कुछ बाय प्रोसेस होगा। कोई भी व्यक्ति आरटीआई लगा के अगर निकलवाएगा तो सब कुछ आप ही का नाम आएगा A to Z, लेकिन कर कोई और रहा होगा। उसके 3-4 साल बाद मुखर्जी नगर में मैंने एक ट्रेंड देखा, जो हमारे बहुत शिक्षक मित्र हैं उनके फेसबुक पे ये चीज अपीयर होना शुरू हुआ कि बड़े मेहनत के बाद आज मैंने अपना सपना पूरा किया, मुझे पीएचडी की डिग्री आज मिल गई। मैंने कहा कि अच्छा, ये सिर्फ मेरे पास नहीं आया था, जाहिर सी बात है अगर पूरा टीम लेके आया है तो सिर्फ मुझसे थोड़ी ना मिलेगा। तो आप सोच लो कि भारत में पीएचडी का मतलब ये है। एक तो ऐसे शिक्षक हैं जिनसे मैंने अपने जीवन में 3 बार पूछा, 3 बार। और अच्छा, मैं पूछता भी हूं तो ऐसा नहीं कि आज पूछा तो कल पूछूंगा, आज पूछा तो 9-8 महीने बाद पूछूंगा, मुझे याद रहता है किससे पूछना है। 3 बार मैंने पूछा पीएचडी कहां से की है, तीनों बार 3 जगह का नाम बताया उन्होंने। एक बार तो ऑस्ट्रेलिया बता दिया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से किया। मैंने कहा कि आप गए कब ऑस्ट्रेलिया इतने समय के लिए? तो खैर मामला वही है। तो सोच सकते हो कि आप भारत में पीएचडी का मीनिंग क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब बेकार है, 90% पीएचडी की हालत यही है। तो आप सोच के देखिए कि जो आपके नैनोटेक में पीएचडी हुए, 2300 पेपर पब्लिश हुए, उसमें भी 90% क्या थे? बोकस थे, बेकार थे। अब आप कहोगे कि भाई सरकार इस पे नजर क्यों नहीं रखती? रखती है सरकार नजर रखने का तरीका ही खराब है। सरकार के पास बजट है, यूजीसी के पास बजट है कि भाई इतना पीएचडी देना है उसको, वो पैसे खर्च करना चाहती है, उसके लिए वो एग्जाम लेती है। आपका जेआरएफ हो गया, पैसा मिलेगा आपको। जेआरएफ की डिग्री लेके आप जाइए किसी कॉलेज में, वहां पे एनरोल कराइए, सुपरवाइजर आपको मिलेगा। सुपरवाइजर कौन है? वही है ना जिसको यूजीसी ने अपॉइंट किया है कि नजर रखो कि पीएचडी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। सुपरवाइजर का अलग कहानी चल रहा है। वो रिटायर होने के बाद चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं किसी कमेटी का सदस्य बनूं, किसी कमीशन में लग जाऊं, कहीं कुछ हो जाए मेरा और कोई व्यवस्था चले। और उसके लिए सिर्फ प्रोफेसरशिप होना जरूरी नहीं है, उसके भी सीवी में लिखा जाएगा कि अपने कार्यकाल के दौरान हमने 75 व्यक्तियों का पीएचडी करवाया। तो उसके लिए भी वो एक तगमा है। और दूसरी बात है कि कई जगह आप चले जाएंगे यूपी बिहार कि छोटे जिला स्तर के कॉलेज वॉलेज में जहां पीएचडी चल रहा हो, वहां तो फिर शोधार्थी जो है सब्जी भी ला रहा है, गेहूं भी पिसवा रहा है ना। तो वो टाइम बंधा हुआ है। और सब्जी और गेहूं पिसवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पिसवा रहा है, वो पैसे भी नहीं मांग रहा। सिर्फ उसके पास एक कॉल जाता है कि सब्जी लेते आना, वो ले आ रहा है। क्योंकि भाई तुमको मिल रहा है 40, 50, 60, 70 हजार रुपए। साइंस में अगर जेआरएफ है तो आपको बहुत पैसे मिलते हैं। और इतने पैसे मिल रहे हैं किसके लिए? रिसर्च करने के लिए। और तुम दिख नहीं रहे हो लैब में, आते ही नहीं हो। सुपरवाइजर बेवकूफ तो नहीं है, वो देख रहा है कि आ नहीं रहा है, इसका मतलब पैसा खर्च हो रहा है। जब खर्च हो रहा है तो थोड़ा हम पे भी खर्च करो। तो 80,000 मिल रहा है तो 20,000 रुपए सुपरवाइजर पे भी खर्च कर रहे हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, एक आसिफ दिल्ली के आसपास का कोई क्षेत्र था, आई थिंक पानीपत सोनीपत या कहीं कहीं था, हरियाणा में ही कहीं था। वहां पे हिंदी लिटरेचर पे एक महिला शोध कर रही थी, है कि नहीं। और जो सुपरवाइजर थी वो क्लियर कट था उसका, दोनों महिलाएं थी बाय द वे, कि पैसा वो ले रही थी और बढ़िया पैसा ले रही थी। मुझे लगता है कि वो शोधार्थी भी पैसा देके थक चुका था कि पीएचडी कर हम रहे, जेआरएफ हमने निकाला और पैसा ज्यादा ये ले रही है। तो उसने क्या किया? पकड़वा दिया। एक दिन अजीज आ गई, उसने कहा कि ठीक है आज पैसा, ऑफिस के बाहर बुला लिया इंटेलिजेंस वगैरह को, जो भी एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह, और जो है पैसा दिया, इधर से पैसा दिया, दूसरे गेट से लोग आ गए, पकड़ लिया। पूरा पेपर में छपा था। अब हुआ कि भाई ये 20,000 रुपए आए कहां से आपके पास? जिसने कहा मैंने दिया भी, देखिए आपका नोट। एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग नंबर लिखवा देते हैं कि जो नोट दे रहे हो ना उसका नंबर लिखवा देते हैं पहले कि इस नंबर का नोट हम देने जा रहे हैं। तो एजेंसी के पास ऑलरेडी नंबर है, आपने नोट दिया, एजेंसी आई, नोट रिकवर किया, नंबर मैच किया, अप्रूव हो गया। तो उस प्रोफेसर ने कहा, जो महिला प्रोफेसर थी, उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने पैसे इसलिए लिए क्योंकि मैं दिल्ली जा रही हूं और इनके लिए किताब खरीदना था, किताब खरीदने के लिए पैसे दिए। भाई कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, है कि नहीं। तो इस लेवल पे करप्शन जहां पे हो वहां पे पीएचडी क्या ही होगा। तो यही रीजन है। अब सवाल है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। मामला तो ये नहीं है ना कि भाई चलो हम सिर्फ कमी निकाल दिए। क्या रीजन है कि इंडिया में इनोवेशन कम है और यूरोप अमेरिका में ज्यादा है? तो पहली बात कि यूरोप अमेरिका में ज्यादातर पीएचडी प्राइवेट कंपनी स्पॉन्सर करती है।
यूजीसी और सीएसआईआर गवर्नमेंट बैक्ड मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के पैसे, हमारे यहां 90% पीएचडी सरकार के पैसे से होता है, और सरकार के पास नजर रखने का जो तरीका है वो भी सरकारी है, जो अभी बताया मैंने आपको। 10% हमारे यहां भी प्राइवेट कंपनी पीएचडी स्पॉन्सर करती है, रिसर्च स्पॉन्सर करती है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, बिरला के भी कुछ संस्थान है, ये लोग भी पीएचडी या शोध को प्रमोट करते हैं। लेकिन ये जब करेंगे तो आप उससे बच नहीं सकते, आप वहां पे आप डेली जाना पड़ेगा, अटेंडेंस लगेगी, वो एक जॉब की तरह काम लेते हैं आपसे, और बोलते हैं कि 1 महीने 15 दिन पे रिपोर्ट सबमिट करो कितना हुआ। और यही सोचिए कि ये पूरी व्यवस्था अमेरिका और यूरोप में उल्टा है। 90% पीएचडी किसके द्वारा? प्राइवेट कंपनी के द्वारा। 10% पीएचडी किसके द्वारा? गवर्नमेंट बैक्ड। वो भी गवर्नमेंट बैक्ड भी क्या होता है आप समझिए कि वो एनजीओज और फिलैंथ्रोपिक जो फाउंडेशंस होते हैं वो लोग करवाते हैं। वहां पे गूगल आपको कह रहा है कि रिसर्च करो ना, कोई आइडिया है तो रिसर्च करो, पैसे हम देंगे। तो सोचिए गूगल अगर आपसे रिसर्च करवाएगा तो गूगल एक आदमी बैठाएगा आपके ऊपर और जॉब की तरह आपसे काम लेगा, डेली का रिपोर्ट मांगेगा, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, बाजार की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या ये लाभ देगा कि नहीं देगा। आपको 3 साल के लिए गूगल ने समय दिया, लेकिन 6 महीने में गूगल को लग जाएगा कि ये रिसर्च बाजार की तरफ नहीं जा रहा है, बोलेगा बंद कर दो, नहीं चाहिए, जितना पैसा खर्च हुआ हुआ, बाकी रहने दो। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? भारत में अगर कोई रिसर्च है, कोई रिसर्च सेंटर है, वो गवर्नमेंट बैक्ड ही क्यों है कि नहीं? वो सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों करती है? और विदेश में, अमेरिका में रिसर्च जो है वो प्राइवेट कंपनी बैक क्यों करती है? तो सोचिए भारत में रिलायंस रिसर्च नहीं करवा रही, उतना बहुत कम करवा रही है, पैसे तो इनके पास भी बहुत है, लेकिन अमेरिका में गूगल खूब रिसर्च करवा रही है, स्पेसएक्स खूब रिसर्च करवा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट खूब रिसर्च करवा रहा है, फेसबुक खूब रिसर्च करवा रहा है, और वहां से नवाचार भी हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि अमेरिका के इकोनॉमी में, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में लगभग सारे क्षेत्र किसी न किसी बड़ी कंपनी के द्वारा कैप्चर किए जा चुके हैं। जैसे गूगल अगर चाहे, गूगल के पास पैसे की कमी है क्या? नहीं है ना। तो गूगल चाहे तो क्या फेसबुक को चुनौती नहीं दे सकता कि फेसबुक की तरह हम फेसबुक बना देंगे, हम इंस्टाग्राम टाइप कुछ बना देंगे, हम व्हाट्सएप टाइप कुछ बना देंगे। लेकिन गूगल को पता है कि चाहे जितना जोर वो मार ले, चाहे जितना जोर मार ले, चाहे वो अरबों खरबों डॉलर खर्च कर दे, लेकिन फिर भी वो फेसबुक का जो सिस्टम बना है उससे पार नहीं पा सकता। और फेसबुक को भी यही लगता है कि चाहे हम जितना जोर मार लें, हम गूगल के सर्च इंजन, वीडियो शेयरिंग, यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म है उससे पार नहीं पा सकते। इन दोनों को लगता है कि भाई हम इलॉन मस्क के एक्स या ट्विटर से पार नहीं पा सकते, हम चाहे जो बना ले। सोचिए एक छोटा सा क्षेत्र है ना आईटी, उस आईटी में भी एक एक एरिया बट गया है सबका, सबने कोशिश की एक दूसरे में घुसने की। मेटा ने यानी फेसबुक ने कोशिश किया कि ट्विटर में घुस जाए, तो थ्रेड शुरू कर दिया, थ्रेड्स के नाम से। क्या चलता है थ्रेड्स? बस आईडी मेरा भी थ्रेड्स पे है, बस कुछ नहीं, मैं पोस्ट नहीं करता उधर, कुछ नहीं करता। एक्स जो है वो एक्स ही रहा, ट्विटर ट्विटर ही रहा। गूगल ने कोशिश की फेसबुक को मात देने की, और गूगल ने एक सेवा शुरू की गूगल एक्स के नाम से, और वो बस चला चला नहीं चला। हमने भी बनाया था कभी किसी जमाने में प्रोफाइल, लेकिन फिर बंद हो गया। ऑर्कुट उसने लिया पहले, लेकिन ऑर्कुट से शुरुआत हुई थी, तब तक ये फेसबुक बहुत आगे निकल गया। तो वहां पे क्या है ना, हर एक क्षेत्र में एक महारथी बैठा हुआ है और वो दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ रहा। अब ये सारी कंपनियां जो है ना, गूगल, फेसबुक, एलॉन मस्क की कंपनी, स्पेसएक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब मिल जाए तब भी वहां के टेलीकॉम की जो सेवा देने वाला है एटी&टी, उसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एटी&टी का एक क्षेत्र राज्य किस पे है? टेलीकॉम पे। ये सब मिल जाए तो वहां पे रिटेल का जो बिजनेस है वॉलमार्ट, उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये सब तो ये भी नहीं कर सकते कि स्टारबक्स की कॉफी चेन को भी चैलेंज कर ले। हर जगह पे एक व्यक्ति बड़ी मजबूती के साथ बैठा हुआ है। वॉलमार्ट भी चाहे कि गूगल को चैलेंज कर दे, नहीं कर सकता। गूगल ने अपना फोन बनाया पिक्सल, बड़ा महंगा फोन है, लेकिन एप्पल को चैलेंज तो नहीं कर सका। एप्पल की अपनी मार्केट बनी हुई है, लेकिन एप्पल को भी पता है कि भाई हम अपना एक अलग मार्केट लेके चल रहे हैं, हम एंड्रॉइड के मार्केट को चैलेंज नहीं कर सकते, उसका एक अलग सिस्टम चला हुआ है। लेकिन एप्पल एंड्रॉइड को छोड़ दो तो बाकी कोई तीसरा आता ही नहीं है। आने की कोशिश किसने की? माइक्रोसॉफ्ट ने किया,
विंडोज का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया, चला क्या, खत्म हो गया, नोकिया बर्बाद हो गया उस चक्कर में। क्योंकि नोकिया एडमेंट था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड पे नहीं जाएंगे, हमारा खुद का सिस्टम चलेगा। तो नोकिया पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया, वो कोलैप्स कर गया, फिर उसने कहा कि विंडोज का लेके आते, वो भी खत्म हो गया और नोकिया समाप्ति हो गया। तो इसका मतलब यह है कि वहां की अर्थव्यवस्था संतृप्त अवस्था में पहुंच चुकी है। वहां किसी पूंजीपति, किसी उद्योगपति के पास पैसे हैं तो उस पैसे को लेकर नवाचार करेगा, वो नया पाथ ब्रेक करेगा, नया रास्ता बनाएगा, न कि किसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश करके वहां पे प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा। क्योंकि पता है कि वहां बैठा हुआ एक आदमी और उससे जाके लड़ने का कोई फायदा है नहीं, पैसा बर्बाद जाएगा। टेलीकॉम में एक बैठा हुआ है, रिटेल में एक बैठा हुआ है, कॉफी बेचने में एक बैठा हुआ है, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में एक बैठा हुआ है, आईटी के सेक्टर में, ब्राउजर के दुनिया में और सर्च इंजन की दुनिया में गूगल है, सोशल मीडिया की दुनिया में मेटा है यानी फेसबुक है, माइक्रो ब्लॉगिंग की दुनिया में एक्स है। सब बैठे हुए हैं अलग अलग। ये सब मिल जाए तो अमेजन को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिटेल, ऑनलाइन रिटेल की दुनिया में अमेजन नंबर 1 है। तो इनके पास विकल्प क्या है? इनके पास विकल्प है कि भाई मेरे पास अगर 5,000 करोड़ रुपए हैं तो हम किसी अन्य क्षेत्र में जाकर प्रतिस्पर्धा न करें, बल्कि नया क्षेत्र विकसित करें। और उसके लिए क्या करें? इनोवेशन। उसके लिए हम रिसर्चर्स को ढूंढें। हम इंडिया जैसे देश में जाएं, वहां आईआईटी के स्टूडेंट से बात करें और कहें कि भाई तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या नया? एक आईआईटी ने कहा हाँ मेरे पास एक आइडिया है। सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है वो, 2 साल पढ़ाई बाकी है, 2.5 साल पढ़ाई बाकी है। उसने कहा आइडिया तो है। बोला आइडिया बताओ। आइडिया गूगल ने सुना, कहा अरे ये तो शानदार आइडिया, इस पे तो आज तक किसी ने काम ही नहीं किया। तो एक काम करते हैं, तुम्हें आज ही से हायर कर लेते हैं। बोले क्या कर रहे हैं सर? 2.5 साल अभी पढ़ाई बाकी है। बोला 2.5 साल की फीस भी हम ही देंगे, 2.5 साल अच्छे से पढ़ो, फीस हमारी तरफ से जाएगा। और डिग्री लेते के साथ ही सीधा आ जाना कैलिफोर्निया, 1.25 CR पर एनम की जॉब तुम्हारी पक्की। और ये जो आइडिया है ना, इस आइडिया पे काम करो, इस आइडिया को मूर्त रूप में लेके आओ। और जिस दिन ये आइडिया मूर्त रूप में आ गया, उस दिन इस आइडिया पे जो भी बिजनेस जनरेट होगा उसमें तुम होगे पार्टनर। 20% तुम्हारा, 80% किसका? गूगल का। और चलो काम करते हैं। सुनते हैं ना ऐसी कहानियां आप? वहीं पे आईआईटी में आज की एनुअल सैलरी जो है वो एवरेज 5 लाख हो गई है, लेकिन उसी आईआईटी से आइडिया अगर है, इनोवेशन है दिमाग में, तो गूगल उठा लेगा और वो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होगा। मतलब सुंदर पिचाई भी तो देश में ही, आईआईटी में ही पढ़े हुए हैं। सुंदर पिचाई किस कारण से इस अवस्था तक पहुंच गए कि आज वो गूगल के सीईओ हैं, वर्चुअली मालिक? क्योंकि उन्होंने गूगल क्रोम बनाया। जब पूरे दुनिया में ब्राउजर की जो व्यवस्था थी वो बिखरी पड़ी थी, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ओपेरा था, मोजिला फायरफॉक्स था, 20-25 ब्राउजर थे। एक आदमी आता है कहता है कि नहीं, हम डेस्कटॉप पे भी घुसेंगे, मोबाइल की दुनिया में नहीं। एंड्रॉयड तो किसका है? गूगल का है। तो उसके सपना था कि नहीं, मोबाइल पे अगर कोई व्यक्ति है तो हर 4 में 3 व्यक्ति तो गूगल का है। लेकिन डेस्कटॉप पे अभी भी किसका राज है? माइक्रोसॉफ्ट का। सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्राउजर कौन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज। तो हम एक ऐसा ब्राउजर लेके आएंगे जो ब्राउजर बहुत लाइटवेट होगा, बहुत शानदार होगा, कुछ भी नहीं होगा, यूजर फ्रेंडली होगा। और उस ब्राउजर के द्वारा दुनिया के ज्यादातर कंप्यूटर कभी भविष्य में चलेंगे। और ब्राउजर चूंकि हमारा होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडोज का और माइक्रोसॉफ्ट का क्यों ना हो, ब्राउजर तो हमारा है, तो हम डेस्कटॉप पे भी छा जाएंगे। बहुत बड़ी बात थी। गूगल ने कहा कि ठीक है करिए, अगर कर पाते हैं और सफल होता है तो फिर आप अरबपति और हम खरबपति। और फिर इन्होंने काम शुरू किया और देखते देखते जो मार्केट एक तरफा कर दिया। अगर मैं सर्वे भी करा लूं इस क्लासरूम में, तो चाहे आप एप्पल का आईफोन यूज करते हो, एंड्रॉयड, या घर पे आपके पास डेल का लैपटॉप हो या कोई भी लैपटॉप हो, 95% लोग इस क्लासरूम में क्रोम यूज करते होंगे, है कि नहीं? और सोचिए, इतना क्रोम की इतनी ज्यादा पहुंच हो गई है कि अभी ट्रंप की जब सरकार बनी है तो सरकार ने क्या कहा? ट्रंप की सरकार ने गूगल को बुला के कहा कि तुम क्रोम बेच दो, तुम क्रोम के मालिक नहीं हो सकते। गूगल भी तुम्हारा, सर्च भी तुम भी पे करे और क्रोम भी तुम्हारा। मोनोपोलाइज कर रहे हो तुमने मोनोपोली करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया कि पैसा जाएगा तो तुम्हारे पास पहुंचेगा। क्योंकि आप क्रोम पे जब भी कुछ खोलते हैं उस पे ऐड जो आता है वो ऐड बाय गूगल आता है। सोचिए,
ये तो मामला वही होगा कि सिस्टम चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे, यानी कि पूरी इमारत जो है वो किसी और की है और ऐड किसी और का लग रहा है कि नहीं? इमारत किसी और ने बनाई है, लेकिन दरवाजा जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ब्राउजर ही वो दरवाजा जिससे आप इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो दरवाजा को ही कैप्चर कर लिया। और आज अमेरिका में बहुत बड़ी चर्चा का विषय है और गूगल को कंपेल किया जा रहा है कि आप मोनोपोली को तोड़ो, अपने मोनोपोली को खुद तोड़ो, ताकि दूसरे छोटी मोटी कंपनियां भी आगे बढ़ पाए। नहीं तो तुम इतने बड़े जायंट और राक्षस बन चुके हो कि सब तुम्हारे अंदर समाहित हो रहा है। लेकिन चलिए, आज वो एक राष्ट्र के तौर पे सोचने के लिए मजबूर है, लेकिन इस काम को अंजाम देने वाला कौन व्यक्ति था? सुंदर पिचाई। और आज के डेट में सोच लीजिए आप कि वो गूगल के मालिक बन के बैठे हुए हैं, अरबों खरबों की संपत्ति उनकी है। इनोवेशन है तभी तो, और प्राइवेट कंपनी है तभी इनोवेशन है। अब सोचिए, इसी चीज को उल्टा सोचते हैं। अगर भारत में रिलायंस के पास 5,000 करोड़ रुपए आ जाए और रिलायंस कहे कि भाई 5,000 करोड़ है, कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि हम पैसा रख नहीं सकते, हमारा काम है उद्यमी है हम, हमारा काम है नए नए बिजनेस जनरेट करना। राष्ट्र के लिए भी अच्छा है, वो नया बिजनेस होगा, नए रोजगार के अवसर होंगे, सरकार को राजस्व मिलेगी, हम सबको कोई नई सेवा या उत्पाद मिलेगा, उसमें बुरा तो कुछ भी नहीं है। तो एक मैनेजर आता है और कहता है कि सर, मैं नैनो तकनीक के बारे में खूब पढ़ के आया हूं, नैनो तकनीक भविष्य का तकनीक है, ये 5,000 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए, हम इसको बेंगलुरु के नैनो पार्क में लगाएंगे, वहां एक बढ़िया इमारत बनवाएंगे रिलायंस की, और नैनो तकनीक पर अनुसंधान करवाएंगे। अगले 15 से 20 सालों में हम कुछ ना कुछ ऐसा नया लेकर जरूर आएंगे जिसके चलते मार्केट में हमारा उत्पाद जो है छा जाएगा, सिर्फ भारत के नहीं, वैश्विक बाजार में छा जाएगा। और ये 5,000 करोड़ जो है ना, वो उस दौर पे पता नहीं कितने अरब और खरबों में कन्वर्ट होगा, आप इसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। भविष्य में पैसा लगाते हैं। अंबानी जी बहुत खुश हुए, बोले कि बहुत शानदार सोचे हो तुम, लेकिन हम इस पैसे को तुम्हें ही देंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमने और मैनेजर को भी बुलाया है, तो उसकी बात भी सुनना है। तो मान के चलो कि पैसा तुम्हारा ही है, तुम प्रोजेक्ट शुरू करो, लेकिन सुन तो ले कम से कम किसी की बात। ये गया, दूसरा मैनेजर आया और कहा कि सर 5,000 करोड़ हमें दीजिए, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, हम शुरू करना चाहते हैं, और आज वो पैसा देंगे आप, कल से हम काम शुरू करेंगे, 3 महीने बाद हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा, और 6 महीने बाद हम आपको प्रॉफिट देंगे। यानी कि पैसा आज देंगे तो 9 महीने के बाद में प्रॉफिट आना शुरू, 2 साल में पूरे पैसे वापस, उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट। वो आदमी कह के गया था 20 साल, और वो भी संभावना दिखा के गया था, लेकिन संभावना का रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है और होगा। मान लीजिए होगा ही होगा, अगर 5,000 करोड़ की पूंजी लगा दी जाए रिसर्च में तो कुछ ना कुछ तो बड़ा निकलेगा ही। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि 9 महीने के बाद हम आपको प्रॉफिट देंगे, 2 साल में पैसा रिकवर, और उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट चलता रहेगा। अंबानी साहब बोले कि भाई करोगे क्या? बोला कि सर पूरे भारत में सब्जी और फल बेचेंगे, रिलायंस फ्रेश खोल देंगे। खोला ही ना रिलायंस फ्रेश। मैं ये कहना चाहता हूं सरल शब्दों में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी इतनी गुंजाइश है कि फल और सब्जी बेचने को भी अगर कोई एक्सप्लोर करे तो उसमें भी संगठित तौर पे काम करके एक ब्रांड बना सकता है और उससे भी अरबों खरबों के रुपए कमा सकता है। आप टेलीफोन की सेवा शुरू कर दो, आपका चल जाएगा, बढ़िया से शुरू करोगे तो। जियो शुरू हुआ ना, सबसे बाद में शुरू हुआ, सबसे बाद ही में शुरू हुआ ना, इससे पहले तो सब थे। आप डीटीएच सेवा शुरू कर दो, डीटीएच की सेवा शुरू कर दो, टेलीविजन की सेवा शुरू करो, आप फिल्म बनाने में उतर जाओ, आप भारत में किसी भी क्षेत्र में उतर जाओ, अभी भी संभावनाएं है। यानी हमारे क्षेत्र में लीडर तो है, लेकिन एक क्षेत्र राज्य किसी क्षेत्र में किसी भी एक बड़ी कंपनी का नहीं है। तो हमारे यहां प्राइवेट कंपनी क्या देखती है कि भाई अगर हम रिसर्च में पैसे लगाएंगे तो 20 साल 15 साल समय लगेगा, संभावना के तौर पे हमें अच्छा भविष्य दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हमेशा संशय की स्थिति रहती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या देखता है, अभी भी ये सारे फील्ड हैं, इस फील्ड में अभी भी गुंजाइश बची है, उसमें भी गुंजाइश बची है, इसमें भी गुंजाइश बची है। आप सोचिए, भारत में बस के टिकट कटाने के लिए एक समय में हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, और आज देखिए रेड बस नाम से या अभी बस नाम से बहुत सारे ऐप्स खुल गए। मेक माई ट्रिप पर आप जाइए, वहां पे भी बस के टिकट कट रहे हैं। तो सोचिए, बस की सेवा को किसने रेगुलराइज कर दिया, वो भी पैसे कमा रहा है। कैब की सेवा को रेगुलराइज कर दिया, उसने भी पैसे कमाने शुरू कर दिए। छोटी छोटी बात।
और इसमें सबके इसमें पैसे किसके लगे? इन बड़े बड़े कंपनियों के लगे। आप जब जाएंगे प्रोफाइल में तो पता चलेगा रतन टाटा ने पैसे लगा रखे थे, फंडिंग उसने कर रखी थी, रिलायंस ने पैसे लगा रखे हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में अभी भी किसी भी क्षेत्र में सब्जी बेचना, फल बेचना, दूध बेचना जैसे छोटे से छोटे कार्य और फिल्म बनाने जैसे बड़े कार्य, सैटेलाइट लॉन्च करने जैसे बड़े कार्य, उन सब में भी अभी गुंजाइश है और उसमें इमीडिएट पैसा मिलेगा। आज डालो कल से प्रॉफिट शुरू। तो क्यों जाएंगे हम ऐसी चीजों पे जो भविष्य की तरफ? तो ध्यान दीजिएगा, विकासशील देश जिसकी विकासशील अर्थव्यवस्था है उसमें इतनी गुंजाइश बची है पैसे कमाने की, निवेश करने की, कि कभी भी ये कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रिसर्च की तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन उनके पास तो किसी अन्य क्षेत्र में पैसे लगाने की गुंजाइश ही नहीं बची, गुंजाइश ही नहीं है। लगाएगा तो कहां लगाए, जगह ही नहीं है। तो पैसा लेके बैठेगा थोड़े ना, वो कहेगा कि भाई है तो लगाओ। वो हल्की सी संभावना देखता है, पैसे लगा देता है। उसको पता है कि 20 प्रोजेक्ट चलाएंगे तो एक ही सफल होगा, लेकिन करे क्या? कुछ तो करना है पैसे का। लेकिन ये भी पता है कि 20 में अगर एक प्रोजेक्ट भी सफल हुआ तो उस एक से इतनी कमाई होगी कि वो 200 प्रोजेक्ट के बराबर का पैसा देगा और एक चेन रिएक्शन चलेगी इनोवेशन की। आज देखिए गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया। आज गूगल ने एक से एक नई नई ड्राइवरलेस कार बना रहा था बीच में। गूगल ने प्रोजेक्ट सोली पे काम किया, प्रोजेक्ट लून पे काम किया, एक से एक प्रोजेक्ट पे काम किया जो कई फ्लॉप हुए हैं, फेल हुए हैं, बंद कर दिया। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट उसके चल गए। फेसबुक ने खूब सारे पैसे कई सारे प्रोजेक्ट पे लगाया, मेटावर्स का प्रोजेक्ट चल निकला उसका, उस पे काम आगे कर रहा है वो। बात समझ में आ रही है? तो अब समझ में आया कि भारत में रिसर्च क्यों ऐसा नहीं है। अब सोचिए, गूगल अगर पैसे लगा के रिसर्च करवा रहा है और आईआईटी से किसी व्यक्ति को लेके गया और कहा कि 1.25 करोड़ रुपया पर एनम का पैकेज है, अपने आइडिया पे काम करो, और उसको लगेगा कि आइडिया एक्चुअलाइज नहीं हो रहा है, आइडिया सही तरीके से नहीं काम कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बाजार इसकी अच्छी नहीं बन पाएगी, रिसर्च की दिशा ठीक नहीं है, वो रिसर्च बंद कर देगा। हालांकि उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी 1.25 लाख की सैलरी, 1.25 करोड़ की सैलरी मिलती रहेगी उसको और चला जाएगा, काम करेगा, कंपनी में ही रहेगा। लेकिन वो सुंदर पिचाई नहीं बन पाएगा, वो इनोवेटर नहीं बन पाएगा। बस ठीक है, जीवन चलेगी उसकी भी बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस समझ में आ रही है? लेकिन हमारे यहां रिसर्च का मतलब क्या है? हमें पैसे मिल रहे हैं 80,000, 90,000, 70,000, हम उससे क्या कर रहे हैं? अपना जीवन चला रहे हैं। रिसर्च बस नाम मात्र का कर रहे हैं 90% केसेस में। इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर कोई नजर रखने वाला है नहीं, प्राइवेट कंपनी की भागीदारी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनियां अगर रिसर्च के ऊपर पैसे लगाएं तो आपसे काम लेकर रहेंगी। सरकार के पैसे लगते हैं तो सरकार के ऊपर के पैसे की जवाबदेही हम खुद नहीं लेते, है कि नहीं? तो ये वाली पूरी बात ध्यान में रखनी है, जो आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक लैब और लैंड के बीच में अंतर है। दूसरा एक और मामला है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अब इसका वे आउट क्या है, तरीका क्या है? ये तो प्रॉब्लम हो गई, पहले बात प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम के पीछे का कारण बताया। अब वे आउट क्या है? तो वे आउट ये है कि रिलायंस को हम बोलेंगे कि भाई तुम अपना पैसा मत लगाओ, तुम अपना 5,000 करोड़ रुपए सब्जी बेचो, सरकार तुम्हें लोन देगी, सरकार के खजाने में भी पैसा बहुत है, तुम 2,000 करोड़ सरकार से ले लो, कम दर पे ले लो, 2% के ब्याज पे ले लो, और इस पैसे को लगा दो कहां पे? नैनो टेक में। तो सरकार जो होती है वो काम के स्पेसिफिक पैसा देती है। बेंगलोर में नैनो पार्क बसाया और उसके बाद उसने क्या किया? एक फंड निकाला और कहा कि ये फंड जो है हम अपने देश के उन कंपनियों को देंगे जो नैनो टेक पे काम करना चाहती है, और ये फंड लेके जाए, ये सीड कैपिटल लेके जाए। और वो सीड कैपिटल दे दिया, रिलायंस जैसे बड़ी कंपनियों ने उठा लिया उसको। कभी कभी हम बड़े चिंतित होते हैं ना कि रिलायंस को जो ब्याज दिया या फिर रिलायंस ने जो कर्ज लिया उसका जो ब्याज दर है वो 3% या 2%, और हमने अपनी पढ़ाई के लिया उसका 9%। ऐसा कैसे? हमें लगता है कि ये तो बड़ा नाइंसाफी है। कोई नाइंसाफी नहीं है, क्योंकि वो रिलायंस को इसलिए दिया गया या बड़ी कंपनी को इसलिए दिया गया कि वो एक नया क्षेत्र तैयार करे। उस नए क्षेत्र के तैयार होने से फायदा किसको है? रिलायंस को तो है, लेकिन अल्टीमेटली देश को भी तो है। रोजगार के लाखों करोड़ों अवसर पैदा होंगे। हमारा भारतीय उत्पाद जो होगा भारतीय बाजार से लेके और विश्व बाजार में बिकेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बाजार में विदेशी उत्पाद बिकेंगे, हमारा पैसा बाहर जाएगा। अगर हम इनोवेट कर लेते हैं तो हमारे उत्पाद विदेशी बाजार में बिकेंगे और वहां का पैसा हमारे पास आएगा। लंबी अवधि में देखो, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने कि जब जब व्यवस्था चरमराती है किसी कंपनी की तो सरकार नहीं चाहती कि कंपनी फेल हो, वो बेल आउट करती है।
वो पैसे लगाती है। जैसे कि एयर इंडिया पे कितने पैसे लगाए गए, जेट एयरवेज पे कितने पैसे लगाए गए। जेट एयरवेज तो भाई जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर का मामला था, लेकिन सरकार पैसे देती थी कि चलो ये ले लो, पैसे बचा लो, अभी भी बचा लो, क्योंकि पता था कि अगर कंपनी बंद हो गई तो हजारों लोग जो होंगे वो रोजगार से बाहर हो जाएंगे, और वो सरकार को मैनेज करना बड़ा खतरनाक होगा। तो बेल आउट का एक कॉन्सेप्ट होता है, और यही आप पाएंगे कि बहुत सारी पुरानी कंपनियां जो सरकार की हैं, बीएसएनएल टाइप या एयर इंडिया टाइप, वो सब चलती घाटे में है, उत्पाद उसके अच्छे नहीं है, सेवा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार पैसे लगा के चलाती है। हालांकि उसमें भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को घुसाते घुसाते वो क्या करती कि उसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर देगी। समय के साथ ये होना तय है। रेलवे जैसे सबसे सबसे बड़ा देश का एम्प्लॉयर कौन है? रेलवे। और आप जानते हैं कि रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होने के बावजूद भी बहुत कम ऐसे मामले हैं जहां पे रेलवे मुनाफे में रहा हो। हमारे देश के महान अर्थशास्त्री लालू प्रसाद यादव जब बने थे रेलवे मिनिस्टर तो वो कुछ एक सालों के लिए फायदे में लेके आए थे, क्रांतिकारी कदम उठाई थी उन्होंने। अब वो क्या मामला था मुझे ठीक से ज्ञात नहीं है, लेकिन हाँ उस दौर में ऐसा पहली बार भारतीय इतिहास में हुआ था कि वो रेल फायदे में चला गया था। फिर वो चले गए तो उनका शास्त्र भी चला गया और रेलवे फिर जो है घाटे में ही है। लेकिन देखेंगे धीरे धीरे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन सेगमेंट दर सेगमेंट हो रहा है। जैसे सफाई वाला प्राइवेट हो चुका है, और सफाई वाला प्राइवेट हुआ तो बढ़िया ही हुआ ना, क्योंकि मैं तो खुद देख रहा हूं कि अब कोच में एक व्यक्ति झाड़ू और पोछा लेके घूमते ही रहता है। 4 घंटे की यात्रा में 4 बार साफ करने आता है, और नंबर अनाउंस किया जाता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो नंबर पे कॉल कीजिए, नंबर जगह जगह लिखी हुई है। तो कम से कम सफाई तो ठीक हुई। और उस व्यक्ति को, अब जो व्यक्ति पोछा लगा रहा है ना, वो प्राइवेट सेक्टर का आदमी है, उसको अपने जॉब खोने का डर है। उस डर के कारण वो नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ कंप्लेन जाए, तो वो साफ को भी साफ कर रहा है। बस उसको हो गया 1 घंटा हो गया, आप पोछा लगाने का टाइम है, फिर लगाएंगे हम। दूसरा व्यक्ति रुक रहा है, अरे कहां लगा रहे, सब नहीं नहीं हम लगाएंगे नहीं, कंप्लेन कर दोगे आप। और पहले का जमाना जो था, जब रेलवे के कर्मचारी ही साफ करते थे तो मिलता ही नहीं था वो। उसी से पूछ रहे हो कि सफाई कर्मी कहां है, तो मुझे क्या पता, खुद है वो। बोला बहुत गंदा है, बोला हल्का पानी वानी डाल लो, बात खत्म। तो होगा ही। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कई सारे ट्रेन्स में, जैसे कि वंदे भारत वगैरह चल रही है, पूरा उस सिस्टम को ही धीरे धीरे सौंप दिया किसको? प्राइवेटाइजेशन में। तो होगा, वो समय के साथ होता है, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। कई लोग इस बात को बुरा मान जाते हैं कि ऐसे क्या निजीकरण हो जाएगा सब चीज का। आप ये भी तो देखो कि विकसित राष्ट्र जो भी है वहां पे निजीकरण ही तो है सब कुछ। तभी तो वहां पे ट्रेन चलती है। अगर 8:02 तो 2 मिनट पे ट्रेन निकल जाएगी, और पहुंचना है 10:15 पे तो 15 मिनट पे पहुंच जाएगी, क्योंकि वहां पे व्यवस्था पूरी प्राइवेट कंपनी के हाथ में सही ढंग से चलती चली जा रही है। मामला वही है। और सरकार ने भी तो फैसले लिए ना, एयर इंडिया को नहीं चला पाई, दे दिया टाटा को कि लो भाई तुमसे लिए थे, कभी छीन लिए थे, अब वापस तुमको दे रहे हैं, आप चलाओ तो शायद बढ़िया चला लो। क्योंकि टाटा ने बता दिया कि विस्तारा कैसे चलाया जाता है। विस्तारा जो है, मतलब जितने एयरवेज हैं सबसे अच्छी उसी को मानी जाती है। तो टाटा ने कहा कि जैसे विस्तारा चलाते हैं वैसे ही चला लेंगे, हमारी ही तो थी एयर इंडिया। तो हम करेंगे ये कि हम नैनो पार्क बनाएंगे, हम INST बनाएंगे, हम सॉफ्ट लोन देंगे, हम इजी टर्म एंड कंडीशन पे कंपनियों को लोन देंगे, हम मानव संसाधन उपलब्ध कराएंगे, हम अनुकूल वातावरण बना देंगे, और फिर ये कंपनियां आके बिना अपना पैसा लगाए हुए काम करेंगी। इनकी कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, हम टैक्स हॉलिडे घोषित कर देंगे, हम 3 साल तक इनसे कोई टैक्स नहीं लेंगे प्रॉफिट पे, ताकि ये सेगमेंट मजबूत हो। और एक बार जब विकसित हो जाएंगी तब हम इनसे पैसे लेने शुरू करेंगे। यही काम हम कर रहे हैं, है कि नहीं? और इसमें एक और काम करना है, और वह है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। तो ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, डोंट वरी। अब इसमें एक टॉपिक और है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, क्योंकि नैनो तकनीक एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग न हो तो बहुत तेजी नहीं आएगी शायद। तो इसमें देखिए आप 2 तरीके की बात इसमें की जा सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्तर पे। एक तो हम जो विदेश में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नैनो तकनीक के बड़े जानकार लोग हैं, हम उनको अपने देश की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। कैसे, मैं उस बात को बताता हूं आपको। एक तो ये मामला हो गया कि हमने दुनिया के कई देशों के साथ करार किए हैं, और करार करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए हम देश में आइकॉनसैट नामक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। आइकॉनसैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भारत में होता है, और इस भारत में इसको करवाते क्यों हैं? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होने वाला कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम लगभग दुनिया के 15 देशों के डेलीगेट्स को इनवाइट करते हैं। 1000 की संख्या में, 900 से 1000 की संख्या में डेलीगेट्स आते हैं, और समय समय पे 2-3 साल पे हम इस आइकॉनसैट को आयोजित करते हैं। और दुनिया के तमाम ऐसे देश जो नैनो तकनीक में दखल रखते हैं, उन सब के वैज्ञानिक आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, उद्योगपति आते हैं, और भारत के रिसर्चर्स, उद्योगपति और शोधार्थियों से मिलते हैं। और वहीं पे हम बायलैटरल, ट्राइलैटरल ट्रीटी टाई अप करते हैं कि हम आप मिल के प्रोजेक्ट करेंगे, हम आप मिल के काम करेंगे। तो आइकॉनसैट क्या है? देश में होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका उद्देश्य है कि नैनो तकनीक के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दें, जिसका आयोजन हम करते हैं। और भी देश करते हैं, जहां हम जाते हैं, हम जो करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा जो है सेकंड, वो है STIO, साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, STIO, साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक एवं तकनीशियन, जैसे सुंदर पिचाई साहब को किस श्रेणी में रखेंगे? STIO। वो STIO है, वो आप भारत के नागरिक नहीं है, उनकी नागरिकता अब कहां की है? USA की है। लेकिन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं सुंदर पिचाई। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं PIO, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखते हैं सरकार अभी प्रवासी ट्रेन व्रेन भी चला रही है। देखा ना आपने, कल के न्यूज में था ना कि एक प्रवासी ट्रेन चल रही है, 15 दिनों की यात्रा वो करेगी, और प्रवासी भारतीयों के लिए वो ट्रेन है। सिर्फ टिकट खरीदिए, बैठिए, और वो देश के सांस्कृतिक झलक को दिखाते हुए आपको दिल्ली निजामुद्दीन से खुलेगी, 15 दिनों में लौटा के फिर छोड़ देगी। ये सब तरीके हैं प्रवासी भारतीयों को देश की तरफ आकर्षित करने के। क्योंकि हमें पता है कि भारतीय प्रवासी जो हैं वो दुनिया के तमाम देशों में पहुंचकर और बड़े अच्छे पद पर और पोजीशन पर है। उद्योगपति हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, और वो अपने देश की तरफ अगर थोड़ा देखें तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही है। अब सुंदर पिचाई जैसे व्यक्ति अगर भारतीय मूल का है, बेशक हमारे IIT मद्रास से वो पढ़ के गए और वहां के नागरिक हो गए। अब इस चीज को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं इंडियन ब्रेन ड्रेन, मेधा पलायन, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि नहीं जी, जहां हैं वो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं और उनके उस पोजीशन का फायदा हम उठाएं। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रेन ड्रेन, मेधा पलायन अब पुरानी अभिकल्पना है। लोग इसको अब बाई नहीं कर रहे हैं। UPSC ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है। जो मैं बताया, ये पूरी कहानी बताया ना आपको, ये इसलिए नहीं बताया कि मेरा मन कर रहा था, इसलिए बताया कि आपको ये दिमाग में रहे कि इंडिया में रिसर्च और बाहर के रिसर्च के बीच में अंतर क्या है, ताकि आपको कहीं किसी इस टाइप का कभी कोई प्रश्न मिले तो आप इस आंसर को उसमें लिख सको। बात समझ में आ रही है? हर चीज कॉपी पे लिखवाई नहीं जा सकती, पहली बात, और हर चीज लाइन और दर लाइन पढ़ी नहीं जा सकती। UPSC की परीक्षा का लगभग 30 से 40% चीजें जो हैं वो विचार के स्तर पे एक्सचेंज होती हैं, है कि नहीं? जैसे अभी आज
फिलहाल में कोई एक टीचर पूछ रहे थे मुझसे कि वो मैथ्स के बहुत महान टीचर हैं इस देश के, तो उन्होंने कहा कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं आप तो करते भी नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो मैथ्स के एक नए नए सवाल बनाने पड़ते हैं, हम 6 घंटा पढ़ाने के लिए 6 घंटा पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि हो सकता है मेहनत अब ज़्यादा करते हो, लेकिन मानसिक मजदूरी हम भी कम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी भी आदत होती है रात को 2 बजे भी नींद खुल गई कभी, अगर बुढ़ापे में नींद खुल जाती है ना रात में, तो कभी ना आए नींद तो हम मोबाइल खोल के और न्यूज़ ऐप ही देखते रहते हैं कि कोई न्यूज़ तो नहीं आ गया, और आ गया तो फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, फिर उसको कहीं प्रोसेस करते हैं, फिर कहीं वो करते हैं, लगे रहते हैं हम लोग भी। तो मैंने कहा कि हमारी फील्ड जो है आसान इसलिए है क्योंकि हमारे फील्ड में वो लोग हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, मतलब मन का काम कर रहे हैं। मैं तो भाई अपने मन का काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे पढ़ाना काम नहीं लगता। आई डोंट डू वर्क, मतलब आई एम ऑन अ लाइफ टाइम हॉलीडे। मैं अपने जीवन को मानता हूं कि मैं जीवन भर के लिए छुट्टी पर हूं, क्योंकि मैं घर से निकलता हूं तो भाव मेरे अंदर नहीं रहता कि अरे यार अब फिर पढ़ाना पड़ेगा। मेरे अंदर घर से निकलने का ये मोटिवेशन रहता है कि अच्छा क्लास जाना है, टॉपिक आता है, क्या है, अरे ये तो मजा आ जाएगा इस टॉपिक में, इसमें तो बोलने के लिए इतना कुछ है। तो जब वो भाव से निकलेंगे तो काम कहाँ है कि नहीं? यही भाव चाहिए किस चीज में? यूपीएससी के लिए। यूपीएससी काम नहीं होना चाहिए। यूपीएससी जब तक काम रहेगा तब तक तो मन का एक कोना कहता रहेगा कि कल कर लेंगे, थोड़ा रुक जाते हैं, है कि नहीं? यूपीएससी जो है उसके साथ ट्रीटमेंट वही होनी चाहिए जो ट्रीटमेंट पार्टनर के साथ होता है। समझ रहे हैं? सुबह उठते ही याद आए कि पहला मैसेज करना है गुड मॉर्निंग गुलाब के फूल के साथ, है ना? और रात में अगर सो गए और गुड नाइट किए बिना सो गए तो एक बुरे सपने से उठ के जल्दी से मोबाइल लेके गुड नाइट बोले कि उससे पहले कि उधर से डांट फटकार ना आ चुकी हो। वो वाला भाव होना चाहिए, है कि नहीं? तब जाके यूपीएससी में मामला होता है। यही रीजन है कि आप देखेंगे ना, बहुत लोग कहते हैं कि हमने 2 साल के लिए अपना मोबाइल ही बंद कर दिया था, क्योंकि मोबाइल सही में बड़ी भयानक समस्या है। मतलब मैं तो इलॉन मस्क का सुबह सुन लिया, मेरा मूड खुद खराब हो गया। मैंने जाके अपना स्क्रीन टाइम देखा, 2 घंटे, क्या बात करें, 3.5 घंटे है। मतलब दिन के 3.5 घंटे मोबाइल पे जा रहा है। हालांकि उसमें फिर मैंने एप्स के हिसाब से देखा, तो एप्स के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है, नहीं कहां पे, हाँ, क्रोम नहीं, क्रोम पे नहीं है, मैं बताता हूं। हाँ, कंटेंट ही देखते हैं सब, और क्या देखते हैं, कंटेंट ही है। वो एक ऐप है जिससे मैं नोट, हाँ ये वाला ऐप है नोटबुक। तो नोटबुक एक ऐप है जो मेरे टैब पे खुलता है। एक्चुअली क्या है कि एप्पल का सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है, तो ये अकाउंट वो अकाउंट सारा इंटीग्रेटेड है, तो वो स्क्रीन टाइम सबका जोड़ के बताता है कि टोटल